डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में आर गौर की बुक में जो सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर ऑप्शन ई होगा। ए में दिया है कि वॉइड रेशियो है सॉइल्स में, वो डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो ये ई होता है। बी में पोरोसिटी को डिफाइन किया है, ये होता है वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम, ग्रॉस वॉल्यूम भी बोलते हैं जिसको। सी में दिया है कि बल्क डेंसिटी है वो डिफाइन कर सकते हैं यूनिट वेट की टर्म में, तो बल्क डेंसिटी और यूनिट वेट रिलेटेड होते हैं जी से। यूनिट वेट होता है ये इक्वल होता है रो इंटू जी। ऑप्शन डी में दिया है कि ड्राई डेंसिटी है वो डिफाइंड होती है वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ड्राई डेंसिटी की हम बात करें तो वहां पर वाटर तो प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी वहां पर मास है वेट है वो सिर्फ सॉलिड्स का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है कि सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। तो ये इस रेंज में होती है 2.65 से लेकर 2.8 तक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जितना फाइनर साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए ये 2 से कम भी हो सकती है। तो एक तो आप ऑप्शंस देख के भी आइडिया लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि सैंड का एग्जैक्टली 2.65 टू 2.68 है। 2.6 का फिगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि काफी दूर ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। ए में दिया है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है उसके साथ में अगर हम रिमाउल्डेड सॉइल की स्ट्रेंथ का रेशियो लेते हैं तो वो सेंसिटिविटी होती है, और सेंसिटिव सॉइल्स के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर ये 16 से ज्यादा है तो स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है जिसको क्विक सॉइल बोला जाता है। स्टेटमेंट बी में दिया है कि सॉइल पार्टिकल्स का रोटेशन हो रहा है वो एक स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं वाइल रिमोल्डिंग, तो ये थिक्सोट्रोपी होता है। तो सॉइल है जो रिमोल्डेड है उसको कुछ टाइम के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाए, उसमें कोई मॉइस्चर का लॉस ना हो, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से रोटेट होते हैं कि वो स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और अपनी इनिशियल जो स्ट्रेंथ थी उसका कुछ पोर्शन वो रीगेन कर लेते हैं, तो इस टर्म को थिक्सोट्रोपी बोला जाता है। सी में दिया है कि वाटर कंटेंट जिसपे की सॉइल चेंज होती है लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट में, तो एक तो यहाँ पर करेक्शन करना होगा, अदरवाइज दो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। जो सॉलिड स्टेट है इसको प्लास्टिक स्टेट करना पड़ेगा, तो सॉइल चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, तो ये होता है लिक्विड लिमिट। स्टेटमेंट डी में दिया है कि वो वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल फ्लो होने लगती है वो प्लास्टिक लिमिट है, तो प्लास्टिक लिमिट में तो सॉइल होती है वो प्लास्टिक स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में नहीं होती है, तो डी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करें, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन ई। स्टेटमेंट ए में दिया है कि फ्लो इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है कि वाटर कंटेंट के साथ में शियर स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, तो ये फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n1 नंबर ऑफ ब्लोज हैं कोरस्पॉन्डिंग टू W1 वाटर कंटेंट, n2 कोरस्पॉन्डिंग टू W2 वाटर कंटेंट, तो लिक्विड लिमिट वाला जो ऑपरेटस है उससे हम यूज करके ये कैलकुलेट करते हैं। जो सोइल है उसको बीच में स्पेटुला से इससे डिवाइड कर देते हैं, और जैसे जैसे ब्लोज देंगे उसमें इस तरीके से ये एक दूसरे तरफ आएंगी, और जो गैप बीच में हमने क्रिएट किया था वो फिल हो जाएगा, तो जितना ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ ब्लोज रिप्रेजेंट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ को, और हम नंबर ऑफ ब्लोज का वाटर कंटेंट के साथ में रेशियो ले रहे हैं, तो बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं शेयर स्ट्रेंथ और वाटर कंटेंट के साथ में वेरिएशन। बी में दिया है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल होता है। ऑप्शन सी में आपको एक करेक्शन करना होगा, लिक्विड लिमिट की जगह यहाँ पर करना होगा प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट होता है ये होता है श्रिंकेज इंडेक्स। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं पहले श्रिंकेज लिमिट आता है, फिर सॉइल प्लास्टिक स्टेट में जाती है, और उसके बाद लिक्विड स्टेट में जाती है, तो ये वाला है श्रिंकेज और प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस, ये श्रिंकेज इंडेक्स होता है। ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। स्टेटमेंट डी में दिया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स के साथ में अगर हम फ्लो इंडेक्स का रेशियो लेते हैं तो ये होता है टफनेस इंडेक्स, तो लिमिट नहीं यहाँ पर इंडेक्स होगा, और यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट है वो कौन सी सॉइल में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये क्ले सॉइल्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसका रीजन ये है कि क्ले के पार्टिकल्स हैं वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बाइपोलर होते हैं, तो वो क्ले के पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
और ये फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि एक सैंपल ऑफ सॉइल है जिसमें कि कोर्स ग्रेन सॉइल है मैक्सिमम, तो उसका वाटर कंटेंट कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे? तो पिक्नोमीटर मेथड है वो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए बेस्ट रहता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें जो भी एंट्रैप्ड एयर है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोहेसन नहीं है, तो जो बीच की एंट्रैप्ड एयर है उसको हम इजीली स्टिर करके रिमूव कर सकते हैं। बट क्ले के पार्टिकल्स में कोहेसन होता है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अलग-अलग करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एंट्रैप्ड एयर रह जाती है, जो कि कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसकी वजह से एरर आती है। पिक्नोमीटर के अलावा ओवन ड्राइंग मेथड भी वाटर कंटेंट मेजर करने का मेथड है। ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, जिसमें कि हम जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ में, और एसिटिलीन गैस फॉर्म होती है। ये जो एसिटिलीन गैस फॉर्म होती है, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है और प्रेशर को हम मेजर करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना वाटर प्रेजेंट था। अल्कोहल मेथड है, ये काफ़ी क्विक मेथड है। इसमें सॉइल का सैंपल है, उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट जो अल्कोहल होता है उसके साथ में मिक्स करते हैं और बर्न करते हैं, और जो ड्राइड सॉइल मास है उसको मेजर कर लेते हैं। काफ़ी क्विक होता है ये, बट उतना एक्यूरेट नहीं होता है। और क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, जिप्सम वगैरह अगर प्रेजेंट है तो ये टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 47 में 4 वेट दिए हुए हैं कि ये सीक्वेंशियल वेट है। जब हम पिक्नोमीटर टेस्ट से वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक है, याद रखना है ये 1 2 3 4 इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग रखना है 1 to 4 तक। उसके बाद यहाँ पर W लिख देना है, W W W। फिर आगे का तो ये याद रखना होगा, सिंपल सा है, G-1/G, और फिर इसको पूरे को -1 करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है वो सेम जो 47 में फॉर्मूला था उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ पे दिया है कि पिक्नोमीटर है, उसमें 400 ग्राम सैंड है और उसको टॉप तक फिल कर देते हैं अगर हम सैंड के साथ में पानी डाल के, तो उसका वेट है 2150 ग्राम। पिक्नोमीटर ओनली क्लीन वाटर से फिल होता है तो उसका वेट वहाँ पर है 1950 ग्राम। एक जगह हमने ये सैंड ऐड किया, बचे हुए में पानी भर दिया, और सेकेंड टाइम हमने पूरे में पानी फिल किया हुआ है, उसका हमने ये वेट लिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.5 है, तो वाटर कंटेंट क्या होगा? ये फॉर्मूला है यहाँ पर W1 माइनस W2 है, ये सैंड का वेट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि W1 है वो खाली पिक्नोमीटर का वेट है और W2 है उसमें सैंड फिल कर देते हैं हम, उसके बाद का वेट है। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है, तो 400 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। W3 माइनस W4 हो जाएगा 2150 माइनस 1950, ये W4 है, ये W3 है। जी की वैल्यू 2.5 है तो 2.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 और ये -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20%, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में एक तो करेक्शन है, ये 20 ग्राम की बजाय 200 ग्राम होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि पिक्नोमीटर के मेथड से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं और सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जी कैलकुलेट करना है। जो सॉइल सैंपल ले रहे हैं वो ओवन ड्राइड, उसका वेट है 200 ग्राम, और ओवन ड्राइड सॉइल, वाटर और पिक्नोमीटर इन सब का वेट 1600 ग्राम है। जब हम ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो इनिशियली क्या होता है, जो 1600 ग्राम है ये वेट तब है जब पिक्नोमीटर में हमने ये सैंड फिल की, इतनी तो सैंड फिल की जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ऊपर जो येलो डॉटेड में दिखाया हुआ है डैश लाइन से वो है वाटर। उसके बाद सेकंड में हमने क्या किया, सैंड को हटा दिया, पूरा का पूरा पिक्नोमीटर को वाटर से फिल कर लिया। तो हम यहाँ पर जो पिक्नोमीटर का वॉल्यूम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, V1 जो सॉइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, V2 जो वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो सॉइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है V1 है, इसका मास है 200 ग्राम और इसका टोटल मास जो है वो है 1600 ग्राम, और सेकंड केस में पूरे में ही वाटर है, तब इसका सारा का सारा पिक्नोमीटर और वाटर का वेट है 1500 ग्राम। अब 1600 ग्राम टोटल वेट है, जिसमें कि 200 ग्राम सॉइल का है, उसमें पिक्नोमीटर का भी वेट है और उसमें वाटर का भी वेट है। कौन से वाले वाटर का? जो V2 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो V2 वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उतने से वाटर का वेट यहाँ पर है, और ये सारा मिला के है 1600 ग्राम।
अब ये तो 200 हमें पता है, तो पिक्नोमीटर और V2 वॉल्यूम का जो वाटर है उसका वेट आ जाएगा 1600 माइनस 200 1400 ग्राम। और सेकंड वाले केस में टोटल यहाँ पर दिया 1500 ग्राम, तो इसमें से मैं 1400 ग्राम माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम, जो कि उस वाटर का वेट है या मास है जो कि V1 वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। जी होता है वो मास की टर्म में डिफाइन करें तो होता है ms अपॉन mw। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो ms मास ऑफ सॉलिड्स है, mw मास ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल गया, हमें जो चाहिए था। ms हमें मिल गया 200 ग्राम है। जो वाटर का सेम वॉल्यूम के लिए जो वाटर का जो मास है वो है 100, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 2। क्वेश्चन 50 में दिया है कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल है जो कि सेटल हो रहा है सस्पेंशन में, तो उसमें कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, जैसे टाइप ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर वगैरह को। तो कौन से फैक्टर हैं जो कि जिस पे कि डिपेंड करेगा वेलोसिटी, जो पार्टिकल सेटल हो रहा है उसकी वेलोसिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो v के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर g आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो पार्टिकल्स हैं सेटल हो रहे हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल का डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा। और ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम ड्रैग फोर्स का फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पर हम पार्टिकल्स को स्फेरिकल मानते हैं। बट अगर किसी और टाइप के पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए जो ड्रैग फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि फ्लैट और एंगुलर या इरेगुलर पार्टिकल्स हैं तो फ्रिक्शन वहां पर और ज्यादा होगा। तो तीनों है शेप, साइज और वेट पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 51 में दिया है कि एक सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि h सेंटीमीटर हाइट है, वो ट्रेवल कर रहा है t मिनट्स में, जो विस्कोसिटी ईटा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी g है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा। तो एक तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अपने आप में ही। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी, ये सेटलिंग वेलोसिटी थी। h सेंटीमीटर हाइट t मिनट में कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक h अपॉन t मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से कर दिया, तो ये वेलोसिटी आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि h बाई टी का रूट है उसका डायमीटर के साथ में रेशियो। बट यहाँ पर फिर वो फैक्टर जो आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो g है, जो रो डब्ल्यू है, इनकी वैल्यूज क्या है और किस यूनिट में हम ले रहे हैं, सीजीएस यूनिट में ले रहे हैं, ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो इन सबके साथ ये फैक्टर वेरी करेगा। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैंसिल ही कर दें तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन 52 में दिया है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ये कौन से अजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो जब सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि सोइल के पार्टिकल्स वो स्फेरिकल हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, तो वो जो शेप पे डिपेंड करेगा। और हम मानते हैं कि पार्टिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेटल हो रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है एक पार्टिकल का दूसरे के साथ में। और जो जार की वॉल्स हैं, आइडियली देखा जाए तो ये जो जार है इसकी वॉल्स के साथ में जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उनको इंटरफेरेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा वॉल के कारण। बट हम इन कंडीशंस को इग्नोर करते हैं, हम मानते हैं वॉल्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है वहां पर, तो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 53 में दिया है कि स्टोक्स लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होगा अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो किस से कम हो। तो स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल होता है 0.2 से लेके 0.0002 mm की साइज के पार्टिकल्स तक। अगर 0.0002 mm की साइज से भी छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो वहां पर ब्राउनियन मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है और सेटलमेंट नहीं होता है, तो हम ये लो स्टोक्स लो अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर 0.2 mm से ग्रेटर साइज के पार्टिकल्स हैं तो उनका मोशन होता है, बड़े पार्टिकल्स हैं तो टर्बुलेंट मोशन होता है वहां पर, तो दोनों केसेस में ही हम अप्लाई नहीं कर पाते, इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो। तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 54 में दिया है कि IS जो कोड है 27201965 है, इसके अकॉर्डिंग जो डिस्पर्जिंग सॉल्यूशन हम बनाते हैं पिपेट एनालिसिस में, उसमें क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें हम 33 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लेते हैं और 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में हम इसको मिक्स करते हैं, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट एनालिसिस मेथड में किसमें WD पर ml सस्पेंशन में से हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली, किसमें इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमने सैंपल तैयार किया सेडिमेंटेशन के लिए वो है जिसमें सोइल के पार्टिकल्स हैं, ये जो सस्पेंशन में है, डिस्पर्जिंग एजेंट ऐड किया हुआ है, वाटर यहाँ पर है, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कैसे पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं। ये फाइन ग्रेन सोइल्स के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन
फाइंड आउट करने के काम में आता है। और जो बड़े साइज़ की पार्टिकल्स वो पहले सेटल हो गए हैं, फिर छोटे साइज़ के पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, तो इससे हमें पार्टिकल साइज़ का आइडिया लग जाता है। और हम कुछ-कुछ ड्यूरेशंस पे रीडिंग लेते रहते हैं, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। तो जितने सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो एक तो पिपेट एनालिसिस होता है, जहाँ पर ये सॉइल सैंपल है, इसमें से हम पिपेट यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, उसमें एक सक्शन वॉल्व होता है, उसकी हेल्प से यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम पिपेट में सक कर लेते हैं और उसको फिर ड्राई करते हैं और उसमें कितना सॉलिड्स का जो मास है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्टली पिपेट एनालिसिस में। दूसरा होता है हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड है, इसमें हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर, जिसमें ये होता है, इसको हम बल्ब बोलते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पतली नली जैसा होता है, कांच का बना हुआ होता है, तो इसको स्टेम बोलते हैं। तो इसको हम इस सस्पेंशन के अंदर रख देते हैं और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर सस्पेंशन में होंगे उतना ही ज़्यादा हैवी होगा ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये हैवी होगा उतना ही फिर ये कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि इनिशियली सारा का सारा सस्पेंशन में था, तो हमने रख के यहाँ पर रीडिंग ले ली। यहाँ पर इसमें ऑब्जर्वेशंस बनी होती है, स्केलिंग की हुई होती है, तो रीडिंग ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद हमने क्या किया कि वापस से इसको अंदर इंसर्ट किया। अब क्या हुआ, बड़े वाले पार्टिकल्स तो नीचे सेटल हो गए। अब जो इसके अंदर सस्पेंशन है, जो इसके अंदर लिक्विड है, अब इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो लाइट हो चुका है, क्योंकि हैवी वाले पार्टिकल्स नीचे सेट हो गए हैं। तो अब इसकी जो रो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो अब इसको अंदर इंसर्ट करेंगे, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ेगा और ये ज़्यादा डेप्थ तक अंदर जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे। तो अभी भी हम मास डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोमीटर की मेथड से, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, बट हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर जो मास उसने डिस्प्लेस किया है, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कि रो क्या होगा। तो पिपेट एनालिसिस में डायरेक्टली करते हैं, हाइड्रोमीटर में इनडायरेक्टली करते हैं। तो सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 56 में दिया है कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो किस किस के लिए करेक्शन किया करते हैं उसमें। तो एक तो मेनिस्कस करेक्शन होता है, एक टेम्परेचर का करेक्शन होता है और एक डिस्पर्सिंग एजेंट का करेक्शन होता है। तो तीनों ही करेक्शन हाइड्रोमीटर में अप्लाई करते हैं और काफी बार इनके साइन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। मेनिस्कस करेक्शन होता है, ये इसलिए आता है कि जो स्टेम है हाइड्रोमीटर का, पिछले क्वेश्चन में मैंने शो किया डिवाइस कि ऐसे स्टेम होता है, इसके नीचे बल्ब होता है। तो स्टेम होता है, ये पतली कांच की नली होती है, तो इसमें कैपिलरी राइज होगा। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे मेनिस्कस बनेगा और हम जो रीडिंग लेते हैं वो इस पर लेते हैं, इस लाइन के अलोंग, इसके टॉप पे। बट एक्चुअल तो ये रीडिंग नहीं है, ये तो मेनिस्कस के कारण रीडिंग आ रही है। एक्चुअल रीडिंग होगी वो इससे कुछ नीचे होगी। तो इससे नीचे होगी तो वो रीडिंग जो हम मेनिस्कस के ऊपर वाले पॉइंट पे ले रहे हैं उससे कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोमीटर की रीडिंग इस तरीके से होती है कि डाउनवर्ड इंक्रीज होती है। ये थोड़ा सा हम नॉर्मल जो लेते हैं साइन कन्वेंशन उससे अपोजिट है कि नीचे की तरफ डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेनिस्कस की जो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। इसके बाद टेम्परेचर का तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कैलिब्रेट किया हुआ होता है इंस्ट्रूमेंट। इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो सस्पेंशन बनेगा, वो लाइट बनेगा। तो सस्पेंशन लाइट बनेगा तो ये ज्यादा अंदर तक जाएगा, ज्यादा अंदर तक जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ ये रीडिंग पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी वो डिक्रीज हुई होगी। तो अगर ज्यादा है 27 डिग्री से टेम्परेचर तो लाइट सस्पेंशन है, इसकी रीडिंग कम आएगी, तो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। वैसे टेम्परेचर वाला जो है पोर्शन है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, इतना ही पूछा जाता है। और इसका वाइस वर्सा होगा अगर टेम्परेचर कम है तो। डिस्पर्सिंग एजेंट है, ये मेनिस्कस वाले का अपोजिट होता है। आप इसी से याद रख सकती हो कि एक प्ले प्लस है तो ये माइनस होगा और सी टी प्लस माइनस दोनों होगा। डिस्पर्सिंग एजेंट है, इसका करेक्शन नेगेटिव होने के पीछे रीजन ये है कि ये जो डिस्पर्सिंग एजेंट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो ये सस्पेंशन है उसको हैवी बना रहा है, तो जो जी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो ज्यादा आ रही है इस डिस्पर्सिंग एजेंट के कारण। तो हमें इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, तो इसलिए हम जो जी की वैल्यू आ रही है उसको हम कुछ डिक्रीज करेंगे। तो ये करेक्शन नेगेटिव होगा। ये हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 57 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एक वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर 30 अपॉन d60 बाई d10। d30 यहाँ पे वो पार्टिकल साइज है जिससे कि 30% पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं। उसी तरीके से d60 वो पार्टिकल साइज है या वो सीव साइज है जिससे कि 60% पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं, 40% रिटेन हो रहे हैं। और इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उससे। एक वेल ग्रेडेड सोइल के लिए इसकी वैल्यू 1 to 3 के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ में एक और कोफिशिएंट यहाँ पर हम स्टडी करते हैं सी यू, जो होता है d60 बाई d10।
क्वेश्चन 58 में दिया है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर कि सोइल क्रम्बल होने लग जाए जब उसको 3 mm डायमीटर के थ्रेड की फॉर्म में हम रोल करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक लिमिट। बेसिकली प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिस पे कि सोइल स्टॉप बिहेविंग लाइक ए प्लास्टिक मटेरियल। तो अब ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, अगर इससे और हम डिक्रीज कर देंगे तो अब ये सेमी सॉलिड वाले स्टेट में चला जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में नहीं रहेगा। इससे कम वाटर कंटेंट पे हम 3 mm का डायमीटर का थ्रेड नहीं बना सकते, वो ब्रेक होने लग जाएगा। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 59 में दिया है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे कि सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है और स्मॉल सीरिंग स्ट्रेंथ भी है उसमें, तो वो क्या है? तो वो होता है लिक्विड लिमिट जिस पे कि सॉइल उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे स्टॉप बिहेविंग लाइक ए लिक्विड। तो उससे कम अगर वाटर कंटेंट कर दिया तो प्लास्टिक स्टेज में चली जाएगी और अब लिक्विड स्टेट में नहीं है। और इनके 20 का ये जो लिक्विड लिमिट है, ये यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। तो 20 का ये है, ये लिक्विड लिमिट है। इस पर इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल है, ये मिनिमम शियर स्ट्रेंथ है जिसको भी हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं। और इससे आगे अगर लिक्विड स्टेट में जाएगा तो इसमें कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं होगी, प्लास्टिक स्टेट में ये लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो लिक्विड लिमिट होगा ए। क्वेश्चन 60 में दिया है कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें कि और अगर हम रिडक्शन करें वाटर कंटेंट में तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ग्राफ है इसके लिए, ये यहाँ पर ये वाटर कंटेंट है और ये वॉल्यूम है। ग्राफ में एक ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो इनिशियली हम वाटर ऐड करते हैं सोइल में, तो क्या होता है कि उसमें पोर्स हैं, जो भी वाटर ऐड कर रहे हैं उन पोर्स में वो वाटर जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ तक। यहाँ आके क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। और अब सारे के सारे पोर्स हैं वो सैचुरेटेड हो गए वाटर से। अब अगर हम और वाटर ऐड करेंगे तो पोर्स में तो जगह है नहीं वाटर जाने के लिए, तो वो वाटर है वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जो पोर्स में वाटर जा रहा था उसके कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, बट अब पोर्स नहीं है तो वाटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो इसके कारण वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा और इस तरीके से वो इंक्रीज होता ही जाएगा। तो हम श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करते हैं, तो हम इस तरीके से भी करते हैं इसको डिफाइन कि इससे आगे अगर हम वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे तो सोइल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ से हम इधर की तरफ आ रहे थे, वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। श्रिंकेज लिमिट आते ही अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब वाटर कंटेंट जीरो हो या श्रिंकेज लिमिट के इक्वल हो, जो सोइल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि जिसमें वो लिमिट वाटर कंटेंट जिसमें कि और रिडक्शन करते हैं वाटर कंटेंट में तो वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं होता उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी, तो ये रिप्रेजेंट करता है श्रिंकेज लिमिट को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।